हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कभी सोचा है आपके हाथ में जो फोन है या जो कपड़े आपने पहने हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? आज हम इसके पीछे का पूरा मैजिक समझेंगे इन आर एक्सप्लेनर ऑन चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सीरियसली, ये चैप्टर सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्रूशल नहीं है, ये आपको अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से दिखाएगा। चलो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। इमेजिन करो दिवाली का टाइम है और मार्केट में एक अलग ही रौनक है। हरीश अपने पेरेंट्स के साथ है और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े, चमकते बर्तन, मिठाइयों की महक और सुंदर दिए हैं। ये सब देखकर उसके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आता है, इतना सारा सामान इतनी बड़ी क्वांटिटी में आखिर आता कहाँ से? आई मीन रियली, वेयर डज इट ऑल कम फ्रॉम? ये सिर्फ हरीश का सवाल नहीं है, ये हमारे चैप्टर का सेंट्रल थीम है और आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। So, are you ready to uncover the magic? Let's start with the most basic question of all. What exactly is manufacturing? Just think of it as a kind of magical transformation. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल को प्रोसेस करके ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलना, और यूजुअली बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में। फॉर एग्जांपल, एक लकड़ी का टुकड़ा इतना यूजफुल नहीं है, राइट? बट जब आप उसे एक चेयर बना देते हो, यू एडेड वैल्यू। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वैल्यू एडिशन, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स हियर। हम लकड़ी लेते हैं और उससे पेपर बनाते हैं, जो कि ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा यूजफुल है। हम गन्ने को क्रश करके शुगर बनाते हैं, जो हर घर में यूज होती है। और हम ज़मीन से आयरन ओर निकालकर स्टील बनाते हैं, जिससे हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया बनती है। हर केस में क्या हो रहा है, एक सिंपल रॉ मटेरियल एक ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गया है। That right there is the power of manufacturing. तो अब हम ये तो समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बट ये हमारी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, थिंक ऑफ इट एज द इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी, वो चीज जो ग्रोथ और प्रोग्रेस को ड्राइव करती है। चलो पता करते हैं क्यों। हिरो कोट ऑनेस्टली सब कुछ कह देता है। किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से नापी जाती है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, अगर इंडिया को एक ग्लोबल पावर हाउस बनना है तो हमें एक स्ट्रांग और वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाना ही होगा। दिस इज नो अदर वे। इसके 4 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाता है बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद टूल्स जैसे ट्रैक्टर्स और पंप्स, जिससे उनकी फसल बढ़ती है। सेकंड, ये जॉब्स क्रिएट करता है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। थर्ड, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, जिससे हमें वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज यानी दूसरे देशों की करेंसी मिलती है। और फाइनली फोर्थ, रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करके ये देश को और प्रॉस्परस बनाता है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बहुत लोग सोचते हैं कि खेत और फैक्ट्रीज दो अलग अलग दुनिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे मूव हैंड इन हैंड, वर्किंग टुगेदर टू ड्राइव आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? देखो, इंडस्ट्रीज किसानों को टूल्स, फर्टिलाइजर्स और पंप्स जैसे प्रोडक्ट्स देती हैं, जिससे वो ज्यादा फसल उगा पाते हैं। और बदले में किसान इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन और शुगर केन सप्लाई करते हैं। देखा, इट्स अ विन विन सिचुएशन, अ परफेक्ट साइकिल ऑफ ग्रोथ। ओके, सो इंडिया में इतनी ज्यादा वैरायटी की इंडस्ट्रीज हैं, इट कैन गेट कंफ्यूजिंग। इन सब को आसानी से समझने के लिए हमें उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी बुक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हो। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। Now, this table is a gold mine for your exams, so pay close attention. Human industries को उनके raw material के basis पर classify कर सकते हैं, जैसे agro-based, जो farm products use करती हैं, और mineral-based, जो minerals use करती हैं। हम उन्हें उनके main role, उनमें कितना पैसा लगा है, उनके मालिक कौन है, और उनके products के weight के basis पर भी classify कर सकते हैं। It's all about how you look at them. चलिए पहले क्लासिफिकेशन यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से शुरू करते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, बट इस कैटेगरी में शुगर मिल्स, पेपर फैक्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी आते हैं। इस मैप को ध्यान से देखो। आप देखेंगे कि ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अब सोचो क्यों? क्योंकि इन जगहों पर उन्हें सब कुछ मिल जाता है, रॉ कॉटन, एक बड़ा मार्केट, एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स और स्किल्ड मजदूर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स व्हाट वी कॉल लोकलाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज एक स्पेसिफिक एरिया में फेवरेबल कंडीशंस की वजह से लोकेट होती हैं,
सो ये है कॉटन बॉल की जर्नी सीधा खेत से लेकर आपके क्लोजेट तक। सबसे पहले रॉ फाइबर को स्पिन करके यान यानी धागा बनाया जाता है। फिर उस यान को वीव करके फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। उस कपड़े को डाई और फिनिश करके कलर और टेक्सचर दिया जाता है और फाइनली उसे सिलकर वो कपड़े बनाए जाते हैं जो हम पहनते हैं। देख रहे हो, हर स्टेप के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। Alright, from the farms we now move to the mines. हमारी next category है mineral based industries, जो minerals और metals को as a raw material use करती हैं। और इन सब का king है the iron and steel industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक या की इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि लगभग हर दूसरी इंडस्ट्री, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन, अपनी मशीनरी और रॉ मटेरियल्स के लिए इसी पर डिपेंड करती है। सीरियसली, बिना स्टील के हमारी मॉडर्न दुनिया रुक जाएगी। इसे हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं, एंड फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। इसके रॉ मटेरियल्स जैसे आयरन ओर और कोल और इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोनों ही बहुत भारी और बल्की होते हैं। सो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा खर्चा बन जाता है। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको लगभग 4 टन आयरन ओर, 2 टन कोकिंग कोल और 1 टन लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। दैट्स अ लॉट ऑफ वेट। तो स्टील बनता कैसे है? वेल, सबसे पहले सारे रॉ मटेरियल्स को प्लांट तक लाया जाता है। फिर उन्हें एक मैसिव ब्लास्ट फर्नेस में डाल के पिघलाया जाता है, जिससे मोल्टन पिग आयन बनता है। इस पिग आयन को फिर प्योरीफाई करके उसकी इम्प्योरिटीज हटाई जाती हैं, जिससे बनता है स्टील। फाइनली इस स्टील को रोलिंग, प्रेसिंग और फॉर्जिंग के जरिए अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं, रेडी टू बी यूज। ओके, सो अब तक हमने मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक्स और टाइप्स को समझा। बट इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, सिर्फ अपने देश के लिए प्रोड्यूस करना काफी नहीं है, हमें ग्लोबली सोचना होगा। लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर नाउ। और यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। अगर हमें ग्लोबल मार्केट में compete करना है तो हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग मेड इन इंडिया, इट्स अबाउट बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड मेड इन इंडिया। दैट हैज टू बी द गोल। और इसी के साथ आखिर में आपके लिए एक सवाल। जैसा कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एम रखता है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन सी नई इंडस्ट्रीज इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन करेंगी? क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कुछ बिल्कुल नया? सोचो उसके बारे में। Until next time, keep learning and stay curious. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इंडिया की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की दुनिया में डाइव करेंगे। रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो फैक्ट्री आप फ्लाइट पर देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे देश का इंजन है। ट्रूली, आपके हाथ में जो फोन है, जिस सड़क पर आप चलते हो, यहाँ तक कि आपके घर की दीवारें, ये सब कहीं ना कहीं ऐसी ही फैक्ट्रीज में बनती हैं। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज की जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज की नींव हैं, उनका फाउंडेशन है। ये हैं इंडिया के मेटल जायंट्स, द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इनके बिना कोई और इंडस्ट्री इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जब हम मेटल जायंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। इसे बेसिक या हैवी इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो मशीन बनाती हों या गाड़ियां, अपने रॉ मटेरियल के लिए इस पर ही डिपेंड करती हैं। और इंडिया में इसका सबसे बड़ा हब है छोटा नागपुर प्लेटू। अब इस मैप पर जरा फोकस करते हैं। देखो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब छोटा नागपुर रीजन के पास हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ पास में है। लो कॉस्ट आयरन और हाई ग्रेड कोकिंग कोल फॉर एनर्जी, मैंगनीज, लाइमस्टोन, सब एक ही बेल्ट में मिल जाता है। प्लस यहाँ से चीप लेबर भी अवेलेबल है। इसे कहते हैं परफेक्ट लोकेशन एडवांटेज। नेक्स्ट अप है हमारा एक और सुपर मेटल, एल्यूमिनियम। ये लाइट होता है, इसमें जंग नहीं लगता और ये हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए एयरक्राफ्ट से लेकर आपके किचन के बर्तन तक सब जगह यूज होता है। सच तो ये है कि इसने स्टील, कॉपर और जिंक को कई जगहों पर रिप्लेस कर दिया है। तो ये बनता कैसे है? इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी रियली, फ्रॉम अ सिंपल रॉक टू अ शाइनी मेटल। सबसे पहले बॉक्साइट, जो इसका रॉ मटेरियल है, उसे माइन किया जाता है। फिर रिफाइनरी में इसे क्रश करके एल्यूमिना निकालते हैं। और फाइनली स्मेल्टर में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। ये स्लाइड इस इंडस्ट्री के स्केल को कितनी ब्रिलियंटली दिखाती है। सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए सोचिए 4 to 6 टन बॉक्साइट लग जाता है। ये एक मैसिव अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल है और इसका मतलब है कि माइनिंग का एनवायरनमेंट पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
तो अब जब हमारे पास ये फाउंडेशनल मेटल्स हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी उन इंडस्ट्रीज को जो इन मेटल्स और दूसरे रिसोर्सेज को यूज करके हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। केमिकल इंडस्ट्री दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इनऑर्गेनिक, जिससे बनते हैं फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, ग्लास और सोप्स, और दूसरा है ऑर्गेनिक यानी पेट्रोकेमिकल्स, जिससे बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, रबर और मेडिसिन्स। बेसिकली आपके आसपास की हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल्स का हाथ है। खेती बाड़ी की बात करें तो सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर्स। हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा पिलर रही है। हम नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स तो बना लेते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पोटैश यानी के हमें पूरी तरह से इंपोर्ट करना पड़ता है। सोचो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, इन सब में कॉमन क्या है? सीमेंट। ये इंडस्ट्री हमारे देश के कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है। इसके बिना देश का विकास आगे बढ़ ही नहीं सकता। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं मॉडर्न न्यू एज इंडस्ट्रीज की। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो आज के इंडिया को शेप कर रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज के दो पावर हाउसेज हैं ऑटोमोटिव और आईटी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें कार्स, बसेस, स्कूटर्स देती है और इसके मेन हब्स हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे और चेन्नई। वहीं दूसरी तरफ है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो टीवी से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ बनाती है और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और जब आईटी की बात हो तो बेंगलोर का नाम सबसे पहले आता है। इसे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहते हैं। पर मैप में देखिए, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ये सब भी मेजर आईटी हब्स बन चुके हैं, जहां से दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर बनता है। अब तक हमने प्रोग्रेस की बात की, डेवलपमेंट की बात की, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। ये सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लाई है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसकी एक कीमत है जो हमारा प्लैनेट चुका रहा है। मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज से होने वाला पोल्यूशन 4 तरह का होता है। एयर पोल्यूशन यानी हवा का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन पानी का प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन जमीन का प्रदूषण और नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन तब होता है जब फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस हवा में फैल जाती हैं। ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं। उसी तरह जब पेपर, केमिकल और टेक्सटाइल जैसी फैक्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट जैसे कि डाइज, डिटर्जेंट्स और एसिड्स बिना ट्रीट किए सीधे नदियों में छोड़ देती हैं, तो होता है वाटर पोल्यूशन। ये हमारे साफ पानी के सोर्सेज को बर्बाद कर रहा है। पोल्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं है, दो और हिडन डेंजर्स हैं। एक है थर्मल पोल्यूशन, जब फैक्ट्री से निकला गर्म पानी सीधे नदियों में जाता है और वहां की एक्वाटिक लाइफ को मार देता है। और दूसरा है नॉइस पोल्यूशन, मशीनरी का लगातार शोर जो हमें स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। इस स्लाइड पे आपकी टेक्स्ट बुक का एक बहुत पावरफुल फैक्ट है, ध्यान से सुनिए। हर 1 लीटर गंदा पानी जो हमारी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती है, वो 8 लीटर साफ पानी को पल्यूट कर देता है। जस्ट इमेजिन द डैमेज, 1 लीटर स्पॉइल्स 8। तो सवाल उठता है, अब क्या करें? क्या प्रोग्रेस रोक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। चलिए देखते हैं कि हम इस एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को नदी में छोड़ने से पहले ट्रीट किया जा सकता है। इसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल फिल्टरिंग होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज होता है और टर्शरी ट्रीटमेंट में पानी को रिसाइकल करने लायक साफ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और सिंपल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। हम पानी को रीयूज और रिसाइकल करके उसका यूज कम कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री की चिमनीज में फिल्टर्स लगा सकते हैं और दिस इज इंपॉर्टेंट, कोल की जगह साफ सुथरे फ्यूल्स जैसे ऑयल या गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूं। क्या हमें प्रोग्रेस यानी तरक्की और प्लैनेट यानी हमारी धरती के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं? इस पर जरूर सोचना। थैंक यू। Hey everyone and welcome. So, today we're going to jump into a super important topic from Chapter 6 of your social science book. It's all about this huge tug of war, industry versus the environment. And believe me, this one connects to everything, our lives, our future, and the planet we call home. All right, let's kick things off with a massive question, one that really gets you thinking. Do we actually have to pick a side?
Is it either industrial growth, all the factories, jobs, and progress, or a healthy planet with clean air and fresh water? Is it really an either-or situation? What do you think? Well, that's exactly what we're going to get into. The answer lies in something called a balancing act. It's all about tackling this big challenge of sustainable development. And what's that, you ask? It's the idea that maybe, just maybe, we can have our cake and eat it too. We can have progress and keep our environment safe and sound. So, what is this sustainable development thing, really? Let's break it down. Think of it like this. It's about weaving together two things that seem separate. On one hand, you've got economic development, the country's progress, building new things, creating jobs. And on the other, you have environmental concerns. The whole idea is that you can't just go full steam ahead with development and totally ignore nature. Sustainable development is about making sure these two things walk forward hand in hand. Okay, I know what you might be thinking. That sounds great in a textbook, but is it even possible in the real world? And the answer is a big yes. And guess what? Your textbook gives us a fantastic real-life example. We're going to look at a company called NTPC and see how they're showing everyone how it's done, how they're taking responsibility. So, let's meet our champion for this story. We're talking about one of India's major power-providing corporations, the company that literally keeps the lights on for so many of us. Yeah, they play a massive role in our everyday lives. And here it is, NTPC, which stands for the National Thermal Power Corporation. Now, let's be real for a second. When you hear thermal power plant, you probably think of pollution, right? It's a fair point. So the big question is, how on earth has a company like this managed to tackle that exact challenge? Well, for starters, NTPC isn't just making empty promises. They've got the receipts to prove it. They have an ISO 1401 certification. Now, that might sound super technical, but basically, it's like getting a gold star from an international organization for having a solid environment management system. What's really cool is their approach. It's proactive. That means they don't wait around for an environmental problem to pop up. Nope. They're out there from the get-go, trying to preserve nature and conserve precious resources like water, oil, and gas. All right, so how do they actually do it? Let's open up what we're calling their Green Playbook. This is their game plan, their step-by-step strategy for protecting the environment while doing their job. And the best part? It's a playbook that other industries could totally learn from. So, here's the 5-step plan. Step 1, upgrade their tech. This is a no-brainer, right? They use the latest and greatest equipment to make sure they're not wasting resources. It's all about being efficient. Step 2, minimize waste. A big byproduct of their work is ash. Instead of just dumping it somewhere, they find clever ways to actually use it. Think of it as industrial-scale recycling. Step 3, grow green belts. This one's my favorite. They actively plant tons and tons of trees, creating these green zones that help keep the ecological balance. It's called afforestation. Step 4, manage pollution. They have smart systems for managing things like ash ponds, recycling the water they use, and handling all sorts of liquid waste. It's all about control. And finally, Step 5, monitor everything. They are constantly checking in on the environment around their power stations, keeping track of everything with online databases. They leave nothing to chance. Okay, so when you look at everything NTPC is doing, you start to see the bigger picture, right? It's not just about one company. It's about a whole new way of thinking. Development with a conscience. It's about making progress, but doing it with a real sense of responsibility for our planet. And you know what? NTPC isn't an island. They're not the only ones doing this. Their work is part of a much larger vision for the country. For instance, take a look at this. It's a sewage treatment plant built as part of the Yamuna Action Plan. Efforts like this are popping up all over India, proving that development and environmental cleanup can and should happen at the same time. This brings us back to a really powerful quote from your textbook. It says, "The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns." Let's pause on that for a second. The key word here is integration. The real challenge isn't just about building stuff. The real challenge, the big one, is about weaving these two worlds together, progress and the planet, so they work as one. That's the ultimate goal. So what's the big takeaway here? What does the NTPC example really teach us? It's this. Sustainable development isn't just a nice idea or an option on a checklist. It's a responsibility. It's a duty that falls on everyone, on us, on the industries, and on the government. And that brings me to a final question for you. I want you to really think about this. What can the industries in your area, right where you live, learn from NTPC's playbook? This is just like the project work in your book.
Take what you've learned today, look around your own community, and see how it applies. It's a great way to make this all real. Okay, that's it for now. See you in the next explainer.